बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्बल रीजनिंग मॉक टेस्ट 5। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डिसाइड किया कि हम अपने वर्बल रीजनिंग को 20 टेस्ट में कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे। 4 टेस्ट्स आपके पास हो चुके, आप उनको डिस्कस कर चुके, अटेम्प्ट कर चुके, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा मॉक टेस्ट 5। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। बाय द टाइम वी रीच द एयरपोर्ट द फ्लाइट डैश। अब देखें, सबसे बड़ा जो की वर्ड है ना हमारे पास, इस क्वेश्चन का जो सबसे बड़ा की वर्ड है हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो सबसे बड़ा कीवर्ड है वो बेटे हमारे पास कौन सा वर्ड है? बाय द टाइम। बाय द टाइम के वर्ड को समझ लीजिएगा। बाय द टाइम आप तब यूज करते हैं जब आप कहते हैं कि ये काम होने तक ये काम हो चुका था, ये काम होने तक ये काम हो चुका होगा। अब ये याद रखिएगा, जब भी आपने बाय द टाइम लिखना है, पढ़ना है, तो आपने याद रखना है बाय द टाइम या तो फ्यूचर टेंस के लिए यूज किया जाता है, फ्यूचर टाइम के लिए, या पास्ट टाइम के लिए यूज किया जाता है। उसकी रीजन क्या होती है कि इसमें हम आफ्टर बिफोर वाला सेंस यूज कर रहे होते हैं ना, एक काम के होने तक दूसरा काम हो चुका था, या एक काम के होने तक दूसरा काम हो चुका होगा। तो इसका मतलब हम इसको प्रेजेंट के लिए तो यूज नहीं करेंगे, हम या तो इसको पास्ट के लिए यूज करेंगे या फ्यूचर के लिए यूज करेंगे। अब देखें, अगर आप बाय द टाइम से सेंटेंस लिख रहे होते हैं, अगर आप बाय द टाइम से सेंटेंस लिखते हैं, तो आपके पास पहला ऑप्शन क्या है कि आप फ्यूचर की बात करें। अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, तो आपने याद रखना है, आपने एक क्लॉज को ट्रांसलेट करना है फ्यूचर इंडेफिनेट में, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और दूसरे को आपने बेटे ट्रांसलेट करना है फ्यूचर परफेक्ट में। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम बात तो फ्यूचर की कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में हम एक ही सेंटेंस की दोनों क्लॉजेस को फ्यूचर में नहीं लिखते। आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हमें एक क्लॉज को प्रेजेंट में लिखना होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक क्लॉज को किस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और एक को किस में लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। और अगर आप बाय द टाइम को यूज कर रहे हैं बेटे पास्ट के लिए, तो फिर आपने याद रखना है, आपने एक क्लॉज को लिखना है पास्ट इंडेफिनेट में, और सेकंड क्लॉज को आपने किस में लिखना है? पास्ट परफेक्ट में। वहां पर फ्यूचर परफेक्ट होगा और यहां पर आपके पास क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, तो अभी जैसे देखिएगा, हमारे पास सेंटेंस है बाय द टाइम वी रीच। वी रीच का मतलब हमारे पास क्या आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनेट आ गया। तो इसका मतलब है सेकंड क्लॉज हमारे पास किस में होने वाली है? फ्यूचर परफेक्ट में होने वाली है। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन डिपार्टेड नहीं हो सकता, हैज डिपार्टेड नहीं हो सकता, वुड डिपार्ट नहीं हो सकता। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होगा? विल हैव डिपार्टेड। लेकिन अगर देखें, यहां पर रीच की जगह पर, यहां पर रीच की जगह पर बेटे क्या लिखा हुआ होता? रीच्ड लिखा हुआ होता, यानी कि यहां पर प्रेजेंट की बजाय पास्ट इंडेफिनेट लिखा हुआ होता। तो फिर आपने याद रखना है, फिर आपने सेकंड क्लॉज को किसके साथ लिखना होता था? लिखना पड़ता आपको पास्ट परफेक्ट में। फिर आपका सेंटेंस कैसे चलता? फिर आपका सेंटेंस चलता द फ्लाइट हैड डिपार्टेड। ये उस सूरत में होता अगर आपकी फर्स्ट क्लॉज बेटे किस में होती? अगर आपकी फर्स्ट क्लॉज पास्ट इंडेफिनेट में होती। तो जहां पर भी बाय द टाइम आएगा, आपने याद रखना है, बाय द टाइम का मतलब होता है ये काम होने तक ये काम हो चुका था। हम इसे प्रेजेंट के लिए यूज नहीं करेंगे, हम इसे फ्यूचर या पास्ट के लिए यूज करेंगे। जब हम इसे फ्यूचर के लिए यूज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ फ्यूचर परफेक्ट आएगा, और जब हम इसे पास्ट के लिए यूज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनेट के साथ क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट आएगा। तो यहां पर चूंकि रीच लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सेकंड क्लॉज किस में जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा। और अभी जो मैं बात कर रहा था ना कि हम एक सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं लिखते, अगर दो फ्यूचर लिखने हो तो हम एक को प्रेजेंट में लिखेंगे और एक को फ्यूचर में लिखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे बच्चे ने एक मैसेज किया, पास पेपर का क्वेश्चन है, उसने मुझे भेजा कि सर इसका करेक्ट ऑप्शन बता दीजिएगा। आप जरा ऑप्शन देखिएगा, कहता है आई कांट टॉक टू यू नाउ। अच्छा, ये क्लॉज तो, ये सेंटेंस तो बिल्कुल अलहदा, फुल स्टॉप हो गया, अलहदा हो गया। अब कहता है आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा। इसका मतलब अब बात किसकी हो रही है? अब बात हो रही है फ्यूचर की।
when dash more time, जब मेरे पास मजीद वक्त होगा। अब यानी कि दोनों बातें कौन से टाइम के लिए हो रही हैं? दोनों बातें फ्यूचर के लिए हो रही हैं, लेकिन इंग्लिश में हम एक ही सेंटेंस की दोनों क्लॉजेस को फ्यूचर में नहीं लिखते हैं, हमें एक को प्रेजेंट में लिखना होता है, एक को फ्यूचर में लिखना होता है। तो यहां पर जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो बेटे आपके पास कौन सा होगा? आई हैव। अगर आप आई एल हैव लिखेंगे तो इसका मतलब आपने दो फ्यूचर लिख दिए जो इंग्लिश में अलाउ नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहां पर कौन सा चलेगा? चार्ली चलेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, और ये क्वेश्चन बताने का मकसद एक और भी था कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको ये मॉक टेस्ट के साथ साथ आपके पास्ट पेपर्स भी मिलेंगे, पास्ट पेपर की डिस्कशन भी मिलेगी। अच्छा, उसमें सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे पास जो पास्ट पेपर्स पहुंचे हैं ना, वो विजिबल नहीं है, वो क्लियर नहीं है। मैं मतलब रैंडमली क्वेश्चन तो उनमें से उठा सकता हूं, लेकिन मैं ये प्रेफर करूंगा कि मैं हर साल का पेपर अलग-अलग डिस्कस करूं। जिस तरह मैंने एमडी कैट के तमाम प्रोविंसेस के अलग-अलग हर साल के पास पेपर को डिस्कस किया, इसी तरह ये भी हर साल के सेपरेटली हर साल के पास पेपर को डिस्कस करूं। लेकिन अब यहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पेपर्स जो पहुंचे हैं वो विजिबल नहीं है, वो क्लियर नहीं है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट के पास विजिबल पेपर्स हैं, क्लियर पेपर हैं, जिनको आराम से देखकर अच्छे तरीके से देखा जा सकता है और जिनसे टाइपिंग की जा सकती है, जिनसे पेपर बनाया जा सकता है, इजीली क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं सारे के सारे, तो वो मुझे लाजमी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे शेयर कर दीजिएगा। ये आपके अपने लिए भी एक फेवर होगी और बाकी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए फेवर हो जाएगी। जब तक मुझे क्लियर पेपर नहीं मिलते, विजिबल पेपर नहीं मिलते, तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। आप देखें ना, हर क्वेश्चन पेपर में से मैं 5 4 6 7 क्वेश्चन तो उठा के उनको डिस्कस नहीं कर सकता। या ये मैं जरूर कर सकता हूं कि मैं एक वीडियो बना दूं, मेरे पास जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल हो सकते हैं, जितने भी सारे पेपर्स में से विजिबल हैं, तो वो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 100 200 150 120 130 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो मैं डिस्कस कर दूं। लेकिन हाँ, ये भी एक अच्छा आइडिया है, ये भी हो सकता है, लेकिन बेहतर यही होगा कि मैं हर साल का पेपर अलहदा से देखूं। अगर आपके पास पेपर्स हैं तो मुझे लाजमी शेयर कर दीजिएगा। इट विल बी अ ग्रेट फेवर नॉट ओनली फ्रॉम योर सेल्फ बट आल्सो फॉर अदर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पर एक फ्यूचर के बाद हमने क्या लिखना है? दूसरा प्रेजेंट, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आई हैव होगा। उसके बाद चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ द रोड्स, अब जैसे ही इफ आ जाता है तो हमें पता चलता है कि हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, आगे लिखा हुआ है विल बिकम। विल बिकम का मतलब क्या लिखा हुआ है? फ्यूचर इंडेफिनिट लिखा हुआ है। तो हमें फौरन समझ में आता है कि हम फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना होता है और सेकंड क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखना होता है। अच्छा, अब जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है ना, तो हम देखेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है जी? द रोड्स। अब अगेन वही बात मैं आपको हमेशा कहता हूं, याद रखिएगा, जब भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे आपको एक चीज लाजमी देखनी है कि आपके सेंटेंस की वॉइस कौन सी है। आया आपके सेंटेंस की वॉइस एक्टिव है या आपके सेंटेंस की वॉइस पैसिव है? और ये पता कैसे चलेगा? कि जब आपका सेंटेंस स्टार्ट हो, अगर आपका सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन है, अगर वो काम कर रहा है, तो फिर आपके पास क्या होगा? आपके सेंटेंस की वॉइस क्या होने वाली है? एक्टिव। और अगर वो डूअर ऑफ एक्शन की बजाय रिसीवर ऑफ एक्शन है, तो फिर आपके पास आपकी वॉइस क्या होने वाली है बेटे? पैसिव वॉइस होने वाली है। अब जैसे देखिएगा आपके पास लिखा हुआ है रोड्स। अब रोड्स डूअर ऑफ एक्शन तो हो नहीं सकता, रिसीवर ऑफ एक्शन है। ये ऑब्जेक्ट की सूरत में सब्जेक्ट यूज होगा, तो हम इसके लिए वॉन्ट बी नहीं लिखेंगे, हैडंट बी तो वैसे ही नहीं आ सकता, हैवंट नहीं लिखेंगे। हमें क्या लिखना होगा? आर नॉट रिपेयर्ड। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा बेटे? हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा बीटा, और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस होगा, याद रखिएगा। ये रिपेयर्ड के साथ आपने इसको इकट्ठा नहीं कर देना, मिक्सअप नहीं कर देना कि यार रिपेयर्ड लिखा हुआ है थर्ड फॉर्म है, ये तो हैड या हैव के साथ अग्री करती है, आर के साथ अग्री नहीं करती। तो एक्चुअल में ये आपके पास क्या है? एक्चुअल में आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है, याद रखिएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट आ गया और उसके साथ फ्यूचर आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? बीटा चलेगा। जब आप कंडीशनल सेंटेंसेस भी पढ़ रहे होते हैं ना, तो तब भी आपने अपनी वॉइस नहीं भूलनी है, याद रखिएगा। उसके बाद चलेंगे
ही स्टडीड सिंसियरली, उसने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी ही अच्छे तरीके से स्टडी किया, मेहनत की, कोशिश की। डैश ही स्कोर्स इंप्रूव रिमार्केबली, और उसका स्कोर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इंप्रूव हुआ। अब जब हम यहाँ पर हमें वर्ड जो चाहिए, इन स्पाइट का मतलब तो क्या होता है, के बावजूद। इसका मतलब ये होना चाहिए था कि अगर कुछ होता ना यहाँ पे कि उसने बड़ी मेहनत की लेकिन उसके बावजूद भी उसके नंबर इंप्रूव नहीं हुए, तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होता, इन स्पाइट ऑफ होता। दूसरी बात है, मोर ओवर का मतलब बेटे क्या होता है, मजीद ये के। ठीक है, अब मजीद के लिए यहां पर सूरत नहीं है। मजीद तब होता जब हम एक काम के बाद दूसरा काम कर रहे होते। जैसे ये सेंटेंस कुछ यूं होता कि उसने अपनी स्टडी में बड़ी मेहनत की, मजीद ये कि उसने अपना टाइम टेबल भी इंप्रूव किया। तो एक चीज के बाद जब दूसरी चीज होती तो फिर हम मोर ओवर लिखते। और आल दो तो आप जानते हैं हम तब लिखते हैं जब हमारे पास क्या होता है, कंट्रास्ट होता है। उसी तरह अगर यहां पर लिखा हुआ होता कि उसने बड़ी मेहनत की लेकिन फिर भी उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, फिर भी उसका स्कोर इंप्रूव नहीं हुआ, तो फिर हम क्या लिखते, आल दो लिखते। तो यहां पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो बेटे क्या है, देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब क्या है, That is why, this is why, यही वजह है कि रीजन बताने के लिए हम यूज करते हैं। तो रीजन क्या बताई जा रही है इस सेक्शन की, रीजन क्या है इस सेक्शन की, रीजन ये है उसने बड़ी मेहनत की, बड़ी स्टडी की, यही वजह है, इसीलिए that is why, this is why कि उसका स्कोर इंप्रूव हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, therefore। उसके बाद है जी, हर एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश। अब देखें एक बात याद रखिएगा, हमारे पास होते हैं वर्बल एडजेक्टिव। हमारे पास क्या होते हैं, वर्बल एडजेक्टिव्स होते हैं। अब वर्बल एडजेक्टिव्स का मतलब क्या है, ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो वर्ब्स से बनते हैं। हम वर्ब्स की दो फॉर्म्स को एडजेक्टिव बनाते हैं। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को एडजेक्टिव बनाएंगे, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बनाएंगे। जैसे देखिए हमारे पास वर्ड होता है इंटरेस्ट, वर्ब होता है ना इंटरेस्ट, उसका आईएनजी एडजेक्टिव हमारे पास क्या बनेगा, इंटरेस्टिंग। और उसका थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव हमारे पास क्या बनेगा, इंटरेस्टेड। यानी कि हमारे पास दो तरह का एडजेक्टिव हम वर्ब की फॉर्म से बनाते हैं। हम आईएनजी को वर्ब के एडजेक्टिव के तौर पर लिखते हैं और थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पर लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है कन्विंस, तो आईएनजी एडजेक्टिव हमारे पास क्या बनता है, आईएनजी एडजेक्टिव हमारे पास बनता है कन्विंसिंग। और ईडी एडजेक्टिव हमारे पास बेटे क्या बनता है, कन्विंस्ड। जब भी जैसे आप कोई भी वर्ड यूज करेंगे ना, आप कोई भी वर्ब उठाएंगे तो आप उसकी आईएनजी फॉर्म को थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्ज करें हम बोलते हैं सरप्राइज, वर्ब हो गया ना, तो वर्ब का एडजेक्टिव आईएनजी एडजेक्टिव हमारे पास क्या बनेगा, सरप्राइजिंग। ठीक है, और अगर हम उसका ईडी एडजेक्टिव बनाना चाहेंगे तो ईडी एडजेक्टिव उसका क्या बनेगा, सरप्राइज्ड। इसी तरह जैसे हमारे पास वर्ब है शॉक, हैरान करना, उसका आईएनजी एडजेक्टिव हमारे पास क्या बनेगा, शॉकिंग। और थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव हमारे पास क्या बनेगा, शॉक्ड बनेगा। ठीक हो गया। तो ये देखें हम वर्ब बनाते हैं, हम वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव। आईएनजी फॉर्म का एडजेक्टिव बनता है और थर्ड फॉर्म का एडजेक्टिव बनता है। अच्छा, अब यहां पर हम जब लिखेंगे हर एक्सप्लेनेशन वाज सो याद रखिएगा, ये सो बिल्कुल उसी तरह इंटेंसिफायर है जिस तरह हमारे पास वेरी इंटेंसिफायर है या मच इंटेंसिफायर है। ठीक है, तो जहां पर भी सो और डैट होता है वहां पर हमें एडजेक्टिव चाहिए होता है। एडजेक्टिव अब हमें यहां पर किसके लिए चाहिए, एक्सप्लेनेशन के लिए एडजेक्टिव चाहिए। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन कन्विंस्ड तो नहीं हो सकती ना, एक्सप्लेनेशन कन्विंसिंग होगी। बात समझ में आ रही है। जैसे अभी देखिए कोई पर्सन जो है वो कोई शॉकिंग तो नहीं ना होगा, उसका एटीट्यूड शॉकिंग होगा, पर्सन तो शॉक्ड होगा। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो हम उसके साथ आईएनजी एडजेक्टिव प्रेफर करते हैं, ईडी एडजेक्टिव प्रेफर नहीं करते। जैसे जो कोई स्टोरी होगी, कोई स्टोरी इंटरेस्टेड नहीं होगी, स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी, पर्सन इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, तो यहां पर एक्सप्लेनेशन के लिए हम कन्विंस्ड का वर्ड यूज नहीं करेंगे। अगर कोई पर्सन होता तो हम जरूर कन्विंस्ड का पर्सन वर्ड यूज करते। कन्विंस और कन्विक्शन तो आ ही नहीं सकता। कन्विंस हमारे पास वर्ब है और कन्विक्शन हमारे पास क्या है, नाउन है। हमें एडजेक्टिव चाहिए और एडजेक्टिव हम यहां पर कौन सा लिखने वाले हैं, आईएनजी एडजेक्टिव लिखने वाले हैं।
तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, अल्फा, कन्विंसिंग। अच्छा अब देखिए मेरी कोशिश पता क्या होती है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ना, मैं वो क्वेश्चन की डिस्कशन में आपको जितना हो सके मिनिमम टाइम में मैक्सिमम उस टॉपिक के बारे में आपको बता दूं, ताकि दोबारा उसमें से कोई क्वेश्चन आए, दोबारा उसमें से कोई बात हम जो जब करें आपको पेपर में आ जाए तो आपकी गलती के चांसेस जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा 100 के बाद आपके पास क्या आएगा, कन्विंसिंग आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, अल्फा। उसके बाद है जी आपके पास द नॉइज फ्रॉम अपस्टेयर्स प्रिवेंटेड मी डैश। अच्छा अब यहां पर दो बातें, नंबर 1 बात यह है कि प्रिवेंट के साथ याद रखिएगा आपने हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, फ्रॉम का प्रेपोजिशन यूज करना है। प्रिवेंट फ्रॉम होता है, जिस तरह हमारे पास कुछ प्रेपोजिशन होती है ना जिनको हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन बोलते हैं, जैसे जहां पर भी हम अफ्रेड बोलेंगे तो अफ्रेड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, ऑफ। जैसे ही हम अबाइड बोलेंगे, अबाइड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, बाय। जैसे ही हम सफर बोलेंगे, सफर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, फ्रॉम। जैसे ही हम डिफरेंट बोलेंगे, डिफरेंट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, फ्रॉम। जैसे ही हम डिफर बोलेंगे, डिफर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, फ्रॉम आएगा। ठीक है, जैसे हम डिपेंड बोलेंगे, डिपेंड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, ऑन आएगा। तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होती हैं। प्रिवेंट के साथ आपने कौन सी प्रेपोजिशन लिखनी है, फ्रॉम लिखनी है। जैसे हम कॉन्शियस ऑफ लिखते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, फ्रॉम। इसका मतलब 2 वाले दोनों ऑप्शन तो हमारे पास क्या हो गए, गलत। अच्छा अब हमने यहां पर फ्रॉम लिख दिया, अब फ्रॉम के बाद स्लीप आना है या स्लीपिंग आना है, तो आसान तरीन फार्मूला याद रखिएगा, जहां कहीं पर भी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगा आपने याद रखना है प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब हमेशा आपके पास बेटे कौन सी फॉर्म होगी, आईएनजी फॉर्म होगी। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब आपके पास हमेशा क्या होगा, आईएनजी फॉर्म में होगा। फ्रॉम स्लीप नहीं होगा बेटे, आपके पास क्या होगा, फ्रॉम स्लीपिंग होगा। ठीक है, जैसे लेकिन एक बात याद रखिएगा, टू एक ऐसी प्रेपोजिशन है जिसके बाद इन्फिनिटिव बनाने के लिए हम लाजमी तौर पर क्या लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक रूल वो भी याद रखना जो मैंने आपको बताया था, जिसमें हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते बल्कि टू के बाद आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। जैसे हमने कहा था अडिक्ट टू है, विद अ व्यू टू है, लुक फॉरवर्ड टू है, जो वर्ब्स हमारे पास थे जिसमें हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते बल्कि आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, तो ये पूरी बात इकट्ठी होती है आपके पास। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, फ्रॉम आएगा प्रिवेंटेड की वजह से, और प्रेपोजिशन के बाद चूंकि हमने आईएनजी फॉर्म लिखना होता है तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा आएगा, फ्रॉम स्लीपिंग आएगा। करेक्ट ऑप्शन वुड बी चार्ली। उसके बाद है जी आई रिसीव्ड दिस मैसेज एट 7 o'clock डैश मॉर्निंग। अच्छा अब देखिए इनको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ये जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है ना, इनको जरा एक दफा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी बहुत सारी चीजें। एक जो ये जो टेबल डिस्कस करने में ना आपके कम से कम को 20-25 जो प्रेपोजिशन है ना वो पक्की हो जाएंगी और रिवाइज हो जाएंगी। देखें हमारे पास 3 प्रेपोजिशन है, इन, ऑन और एट। देखें जब भी हम मॉर्निंग और इवनिंग की बात करेंगे ना तो हम क्या यूज करेंगे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। लेकिन जब भी आप नाइट, मिडनाइट या नून की बात करेंगे ना तो आपने क्या यूज करना है, एट यूज करना है। इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है, लेकिन एट नाइट होता है, एट नून होता है, एट मिड डे होता है, एट मिड नाइट होता है। इसी तरह एट बेड टाइम होता है। जब भी आपने दिन के किसी खास वक्त की बात करनी है ना तो आपने याद रखना है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, एट नून, एट मिड डे, एट मिड नाइट और एट बेड टाइम। ये आपके पास प्रेपोजिशन यूज होंगी। उसके बाद जब भी आपने किसी मंथ की बात करनी है ना तो मंथ के लिए, या जब भी आपने ईयर की बात करनी है तो आपने ईयर के लिए, या आपने डेकेड की बात करनी है तो डेकेड के लिए आपने क्या यूज करना है बेटे, इन यूज करना है। यानी कि लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम जो है ना आपके पास, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, उनके लिए आपने इन यूज करना होता है। इन फेब्रुअरी होगा, इन 2025 होगा, इन द 1990s होगा। मंथ के लिए, ईयर के लिए, डेकेड के लिए, सेंचुरी के लिए आपने क्या यूज करना है बेटे, इन यूज करना है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने क्या यूज करना होता है, इन यूज करना होता है। इसी तरह
अगर आप सीजन में होने की बात कर रहे हैं, इन द स्प्रिंग, इन द समर, इन द फॉल, इन द विंटर, तो आपने क्या यूज करना है, इन यूज करना है। इन स्प्रिंग होगा, इन समर होगा, इन फॉल होगा और इन विंटर होगा। तो ये हमारे पास है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। लेकिन जब आप किसी डे की बात करेंगे तो डे के लिए बेटे आपने याद रखना है क्या यूज करना है, ऑन यूज करना है। मंथ के लिए इन यूज करना है, डे के लिए ऑन यूज करना है। और उसके बाद एक और बात भी याद रखिएगा, अगर आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए ना, अगर सिर्फ मॉर्निंग लिखा हुआ है फिर तो हमने इन द मॉर्निंग लिखना है, लेकिन आपके पास एक्सप्रेशन आ गया मंडे मॉर्निंग, ट्यूसडे आफ्टरनून, वेडनेसडे इवनिंग, डे के साथ कोई दिन का जिक्र हो गया तो फिर आपने उसके लिए ऑन यूज करना है, फिर आपने उसके लिए इन या एट यूज नहीं करना। इसके साथ ये डेट का वर्जन याद रखिएगा, अगर मंथ प्लस डेट लिखी हुई है कुछ इस तरह के, ये May 5, तो आपने याद रखना है, आपने फिर इन May 5 नहीं लिखना, आपने लिखना है ऑन May 5। हम डे की बात कर रहे होते हैं ना, तो इसलिए हम ऑन May 5 लिखेंगे। अगर सिर्फ मई लिखा होगा, सिर्फ सितंबर लिखा होगा, सिर्फ फरवरी लिखा होगा तो फिर हम इन नहीं लिखेंगे। बर्थडे के लिए कभी भी आप इन माई बर्थडे, एट माई बर्थडे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑन माई बर्थडे। छुट्टी पर होना ऑन अ हॉलीडे होता है, वीकेंड पे होना क्या होता है, ऑन अ वीकेंड होता है। जब भी आपने ये वर्ड यूज करने हैं, आपने इनके लिए टाइम यूज करना है, आपने क्या यूज करना है, ऑन यूज करना है। फिर देखिएगा घड़ी का जो टाइम होता है ना, जो एग्जैक्ट घड़ी का टाइम होता है, जैसे आप बता रहे होते हैं 8:00 हो गए, अब 7 बजने में इतना टाइम है, 9:00 हो गए, जब घड़ी का टाइम आप बता रहे होंगे ना, उसके लिए आपने बेटे क्या यूज करना है, एट यूज करना है। जैसे हमारा क्वेश्चन भी है एट 7 o'clock, जब घड़ी का टाइम हम बता रहे हैं, घड़ी का टाइम एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है, वॉच टाइम हम बता रहे हैं, क्लॉक टाइम हम बता रहे हैं, तो हमने उसके लिए क्या यूज करना है, एट। और मॉर्निंग के लिए अब आपको समझ आ गई होगी आपने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, इन। उसके बाद देखिएगा जब आपने सनराइज या सनसेट जैसे वर्ड यूज करने हैं तो उनके लिए भी आपने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, एट यूज करना है। तो ये एक छोटा सा टेबल है जो आपको हर तरह के टाइम के लिए आने वाली प्रेपोजिशन को सिखा देता है। तो इसको अच्छे तरीके से पल्ले बांध लीजिएगा, ये सारी बातों को, सारी चीजों को। तो यहां पर हमारे पास 7 o'clock की वजह से बेटे क्या आएगा, एट, और मॉर्निंग की वजह से क्या आएगा, इन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा होने वाला है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। उसके बाद है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, आई कांट हेल्प। देखिए ये दो एक्सप्रेशन है आपके पास। जब आप सेंटेंस बोलते हैं ना कि मैं खुद को ये काम करने से ना रोक सका, जैसे मैं बोलता हूं मैं खुद को बोलने से ना रोक सका, तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूंगा तो मैं प्रेजेंट के लिए वर्ड यूज करूंगा, एक्सप्रेशन यूज करूंगा कांट हेल्प। और पास्ट में अगर मैं बात करूंगा तो डेफिनेटली मैं कांट हेल्प को क्या बना दूंगा, कुडंट हेल्प। ठीक है। उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन ये होता है जब हम कांट हेल्प नहीं लिखते सिर्फ, बल्कि कांट हेल्प के साथ हम बट भी लिख देते हैं। ठीक है, ब्यूटी बट। और इसी तरह अगर इसको पास्ट में लेकर के जाएंगे तो ये क्या बनेगा, कुडंट हेल्प बट। ये दो एक्सप्रेशन याद रखिएगा, ये गालबन मैंने आपके पास पेपर में भी देखा एक्सप्रेशन आया हुआ कांट हेल्प का। अगर आपके सेंटेंस में कांट हेल्प या कुडंट हेल्प लिखा हुआ है तो आपने याद रखना है आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करनी है। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं खुद को बात करने से ना रोक सका, तो मैं सेंटेंस क्या बनाऊंगा, आई कुडंट हेल्प स्पीकिंग। माई सेल्फ का वर्ड आपने यूज नहीं करना होता इसमें खुद के लिए। आई कुडंट हेल्प स्पीकिंग, मैं खुद को बात करने से ना रोक सका। और अगर मैं बट का वर्ड लिख दूंगा, अगर बट लिखा हुआ है कांट हेल्प और कुडंट हेल्प के साथ, तो फिर आपने याद रखना है, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज नहीं करना, फिर आपने कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। जैसे आपके पास सेंटेंस बनेगा आई कुडंट हेल्प स्पीकिंग और आई कुडंट हेल्प बट स्पीक। अब जैसे यहां पर आपके पास कांट हेल्प लिखा हुआ है, तो कांट हेल्प का मतलब आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखना है। इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, योर करेक्ट ऑप्शन इज बीटा फीलिंग। उसके बाद है इफ आई हैड अ बाईसाइकिल। अच्छा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। अब जैसे देखें, जैसे ही हैड का वर्ड हमारे जहन में आएगा ना, जैसे ही हैड का वर्ड आपके सामने आएगा तो मुझे ईमानदारी से बताइएगा कौन सा टेंस आपके ज़हन में आता है। आपके ज़हन में फौरन जो टेंस आएगा ना वो कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। उसकी रीजन क्या है कि हैड को हमने जोड़ा ही किसके साथ हुआ है, पास्ट परफेक्ट के साथ जोड़ा हुआ है। तो जैसे ही आप पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, आपने पढ़ा इफ है,
कंडीशनल सेंटेंस है, आपने पढ़ा हैड है तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट जब होता है इफ क्लॉज में तो आगे हमने वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखना होता है। तो बहुत सारे बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या करेंगे, या तो वुड हैव गोन कर देंगे या आपके पास क्या कर देंगे, कुड हैव गोन सोचेंगे। लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, याद रखिएगा ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जरा पूरी बात को समझिएगा। पास्ट परफेक्ट ये तब होगा जब हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी गई होगी, थर्ड फॉर्म लिखी गई होगी। अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब वो पास्ट परफेक्ट नहीं है, वो सिंपल पास्ट लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। जैसे देखें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होती है हैज और हैव, और हमारे पास पास्ट फॉर्म क्या होती है, हैड, और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म भी हमारे पास क्या होती है, हैड होती है। अब अगर जैसे ही आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे ना, आपको फौरन समझ में आएगी कि यार ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन यहां पर हम उन सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं जिनमें कोई भी थर्ड फॉर्म्स नहीं होगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के तौर पर यूज किया जाएगा। जैसे देखें अगर आपके सेंटेंस में सिर्फ हैज और हैव लिखा हुआ है तो आपने समझ जाना है कि आपका टेंस परफेक्ट नहीं है, बल्कि आपका टेंस सिंपल प्रेजेंट है। अगर आपके सेंटेंस में जस्ट हैड लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका टेंस सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट तब होगा जब हैज हैव और हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी गई होगी, थर्ड फॉर्म लिखी गई होगी। अगर थर्ड फॉर्म नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब है ये परफेक्ट नहीं है, सिंपल प्रेजेंट है। हाँ, इनको पेयर फॉर्म में आपने लाजमी याद रखना है। जैसे देखें जहां पर भी आप पेयर पढ़ेंगे हैव, ठीक है, तो मुझे बताइएगा ये कौन सा टेंस होगा भला, हैव कौन सा टेंस होगा, हैव हैज कौन सा टेंस होगा, हैज कौन सा टेंस होगा, और हैज हैव कौन सा टेंस होगा। अब बड़ी ईमानदारी से मुझे आपने पहले अपने पास पेपर पे लिख लेना है कि ये मैंने 4 स्ट्रक्चर लिखे हैं जहां पर हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते, बल्कि जहां पर हम मेन वर्ब नहीं लिखते बल्कि हेल्पिंग वर्ब के साथ खेल रहे होते हैं। तो याद रखिएगा हैव हैज हैव ये कोई भी टेंस नहीं बन सकता। उसकी रीजन क्या है कि हैव के साथ और हैज के साथ हमें थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, तो यहां पर हमें हैव नहीं लिखना, हैज नहीं लिखना, हमें क्या लिखना होगा, हैड लिखना होगा। जैसे देखें अगर आप लिखेंगे ना हैव हैड, तो हैव हैड याद रखिएगा आपके पास कौन सा टेंस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट ये कैसे बनेगा कि इसमें आपके पास हैव क्या आ गया, इसमें आपके पास हैव क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, और हैड क्या आ गया, मेन वर्ब आ गया, हैव हैड। और अगर आपके पास हैड लिखा हुआ है तो इसके साथ आपको हैड ही लिखना है। हैड की सूरत में ये आपके पास कौन सा टेंस बनेगा बेटे, पास्ट परफेक्ट बनेगा। पास्ट परफेक्ट बनने का मतलब क्या है कि एक हेड आपके पास क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, और एक हेड आपके पास क्या आ गया, मेन वर्ब। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं और हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं। तो जब तक आप इस पूरी बात को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने कंडीशनल सेंटेंस में गलती कर सकते हैं। याद रखिएगा जब भी आप हैज हैव हैड पढ़ेंगे तो आपने सबसे पहले ये देखना उसके साथ थर्ड फॉर्म लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। अगर नहीं लिखी हुई तो हैज हैव का मतलब क्या है कि वो सिंपल प्रेजेंट है, हैड का मतलब क्या है वो सिंपल पास्ट है, हैव हैड का मतलब क्या है कि वो पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, और हैड का मतलब क्या है वो पास्ट परफेक्ट है। यहां पर आपके पास जो बेटे करेक्ट ऑप्शन चलेगा वो आपके पास क्या चलेगा, कुड गो। आपको पता है कि हम वुड के वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, चूंकि हैड लिखा हुआ है तो ये है सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनेट, और आगे हमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है जिसको सब्स्टिट्यूट किया गया है कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या चलेगा, बीटा। ये बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे तरीके से पल्ले बांध लेना आप लोगों ने। उसके बाद आपके पास बेटे क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 9 आपको कहता है द नंबर ऑफ। अब देखें ये 3 एक्सप्रेशन आपने 3 स्ट्रक्चर याद रखने हैं, तीनों स्ट्रक्चर आपके पास नंबर ऑफ के साथ हैं। पहला स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, द नंबर ऑफ, ठीक है, पहला स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, द नंबर ऑफ। और उससे भी पहले ये बात याद रखनी है कि जहां पर भी नंबर ऑफ आएगा ना, याद रखना आपने इसके साथ नाउन काउंटेबल लिखना है, आप इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन नहीं लिखेंगे। पहला एक्सप्रेशन है आपके पास आ नंबर ऑफ,
दूसरा एक्सप्रेशन, पहला एक्सप्रेशन है द नंबर ऑफ, दूसरा एक्सप्रेशन है आ नंबर ऑफ, और तीसरा एक्सप्रेशन है बेटे आपके पास आ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ, दोनों ही हो सकते हैं। आपने याद रखना है, आपने इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन लिखना है। जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, पीपल, पीपल प्लूरल है। उसके बाद आ नंबर ऑफ के साथ भी आपने प्लूरल नाउन लिखना है। आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, दोनों की सूरतों में भी आपने क्या ट्रीट लिखना है, प्लूरल नाउन लिखना है। तो प्लूरल नाउन तीनों सूरतों में आएगा। अब देखिएगा, अगर द नंबर ऑफ लिखा हुआ है ना, तो आपने द नंबर ऑफ को याद रखना है बेटे, क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर। आपने द नंबर ऑफ को हमेशा क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर। जैसे यहां पर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पीपल इन द एरिया। अब पीपल प्लूरल है, लेकिन हम इसको ट्रीट क्या करेंगे, सिंगुलर। और ये ऐसा किसकी वजह से करेंगे, द नंबर ऑफ की वजह से करेंगे। तो यहां पर आर नहीं आ सकता, हैव नहीं आ सकता, प्लूरल होने की वजह से। और आगे चूंकि आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है, तो आईएनजी के साथ हम हैज नहीं लिख सकते। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा इज। इसी तरह अगर आ नंबर ऑफ लिखा होगा, तो आपने आ नंबर ऑफ को याद रखना है, किसके साथ ट्रीट करना है, किसके तौर पर ट्रीट करना है, प्लूरल के तौर पर। यानी कि अगर 1 मिनट के लिए आप ये मान लें कि यहां पर द नंबर ऑफ की बजाय आ नंबर ऑफ लिखा हुआ है, तो ऐसी सूरत में हमारा फिर करेक्ट ऑप्शन इज ना बनता, फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या बनता, आर बनता, आ नंबर ऑफ की वजह से। तीसरा वर्जन आपने याद रखना है कि प्लूरल के बाद रिलेटिव केस आ जाए। रिलेटिव केस क्या होता है हमारे पास, देखें, रिलेटिव केस का मतलब होता है आपके पास हु आ जाए, आपके पास विच आ जाए, या आपके पास डेट आ जाए। अगर इनमें से कोई 3 वर्ड्स आ जाते हैं, तो आपने याद रखना है, आपने इनको क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है, दोनों सूरतों में। आ नंबर ऑफ की सूरत में भी प्लूरल ट्रीट होगा, द नंबर ऑफ की सूरत में भी प्लूरल ट्रीट होगा। अगर प्लूरल के बाद क्या आ जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, हु, विच और डेट। नेक्स्ट टेस्ट जो होंगे इंशाल्लाह, मैं उसमें लाजमी तौर पर कोई क्वेश्चन जरूर शामिल कर दूंगा, जिसमें हम आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ को रिलेटिव प्रोनाउन के साथ देखेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने होगी, क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो आपको जरा और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। और क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 10 हमें कहता है स्टैटिस्टिक्स। आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में याद रखिएगा, जितने भी सब्जेक्ट नेम्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट नेम्स हैं, हम उनको सेंटेंस में 2 तरह से ट्रीट करते हैं। एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, तो इसका मतलब हम उन्हें क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। और अगर हम उन्हें जर्नल ट्रांसलेशन के लिए लिखेंगे ना, जर्नल ट्रांसलेशन के लिए, जहां पर स्टैटिस्टिक्स का मतलब स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट नहीं होगा, कुछ और ट्रांसलेशन होगी, तो ऐसी सूरत में फिर हम उन्हें क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। जैसे देखें, यहां पर स्टैटिस्टिक्स डैश डैट, यहां पर स्टैटिस्टिक्स का मतलब सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब है अदादो शुमार। यहां पर स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, नंबर्स, अदादो शुमार बताते हैं, कि अदादो शुमार दिखाते हैं। कि फर्ज करिए अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैं बोलता हूं स्टैटिस्टिक्स इज, या स्टैटिस्टिक्स आर, स्टैटिस्टिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब जब मैंने इसको ऐसा लिखा, तो हमें समझ में आ गई कि हम सेंटेंस में स्टैटिस्टिक्स को किसके तौर पर लिख रहे हैं, सब्जेक्ट के तौर पर लिख रहे हैं। तो ऐसी सूरत में इसको मैं क्या ट्रीट करूंगा, सिंगुलर ट्रीट करूंगा। लेकिन यहां पर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स जो है, जो हमारे सेंटेंस में अदादो शुमार के तौर पर शो हो रहा है, तो हम इसको प्लूरल ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट नहीं करेंगे। यहां पर स्टैटिस्टिक्स शोज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, शो होगा। तो इसका मतलब हमारा बीटा और चार्ली ऑप्शन शोज की वजह से क्या होगा, गलत। उसके बाद वीमेन आप देखेंगे प्लूरल में लिखा हुआ है, तो वीमेन लिव्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वीमेन लिव होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा बनेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा अल्फा। स्टैटिस्टिक्स की वजह से शो आएगा, और वीमेन की वजह से क्या आएगा, लिव आएगा। उसके बाद है बेटे हमारे पास द जजेस रिमार्क्स वर सरप्राइजिंगली डैश, रिवीलिंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर रेयरली सीन इन सच अ डैश सेकंड। कहता बड़ा शाजो नाजर है कि जो ह्यूमर है वो आपको देखने को मिले। कहां पर देखने को मिले, फॉर्मल में तो आपको देखने को मिलता ही है, ठीक है, रिलैक्स्ड सेटिंग में तो ह्यूमर देखने को मिलता ही है, ठीक है, फॉर्मल में भी, कैजुअल में भी आपको देखने को मिलता है। कहां पर भी देखने को नहीं मिलता, जहां पर बड़ी संजीदा सूरत हाल होती है। सोलम का मतलब आपके पास क्या होता है, सोलम का मतलब आपके पास होता है सीरियस,
संजीदा गुफ्तगू, संजीदा सेटिंग, संजीदा मंजर। तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? सार्कास्टिक। सार्कास्टिक का मतलब भी हमारे पास क्या होता है? ह्यूमरस होता है, याद रखिएगा, सार्कास्टिक। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा? सार्कास्टिक, रिवीलिंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर रेयरली सीन इन सच अ सेटिंग, सच अ सोलम सेटिंग। उसके बाद है आफ्टर मंथ्स ऑफ डैश प्रेपरेशन। अब यहां पर जब आप आफ्टर मंथ ऑफ डैश प्रेपरेशन, जब आप मंथ्स ऑफ प्रेपरेशन की बात करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास ऐसा तो नहीं हो सकता कि मंथ ऑफ जो प्रेपरेशन है वो रेकलेस हो। रेकलेस का मतलब क्या है? थॉटलेस हो, मीनिंगलेस हो, अनकंट्रोल्ड हो। ठीक है, उसके बाद आफ्टर मंथ ऑफ जो प्रेपरेशन है वो मिनिमल तो नहीं हो सकती, लेजी तो नहीं हो सकती, वो क्या होगी? इंटेंस होगी। और जब आफ्टर मंथ ऑफ प्रेपरेशन के साथ आप मैदान में जाएंगे तो डेफिनेटली आप किस में जाएंगे? कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। यही तो हमारा वर्बल रीजनिंग का भी टॉपिक है कि जब आप 20 मॉक टेस्ट को क्या करेंगे? प्रैक्टिस कर चुके होंगे, डिस्कशन ले चुके होंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह ताला आप अटमोस्ट कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाएंगे बमुकाबला उस बच्चे के जिसने सिर्फ थ्योरी पढ़ी हुई होगी या जैसे पढ़ लिया कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, और क्वेश्चन आपके जितने अटेम्प्ट नहीं किए होंगे। तो जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जो ज्यादा प्रेपरेशन करेगा, प्रैक्टिस करेगा, वो डेफिनेटली उसके कॉन्फिडेंस में और मोराल में डेफिनेटली इजाफा होता है। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? बीटा। उसके बाद कहता है जी द साइंटिस्ट वांट दैट द न्यू डिस्कवरी दो एक्साइटिंग का मतलब क्या है? कि अब हमारे पास क्या आ गया? पॉजिटिव वर्ड आ गया, वाज स्टिल डैश एंड रिक्वायर्ड फर्दर डैश। अब रिक्वायर्ड जब हम बोलेंगे कि मजीद जरूरत होती है तो मजीद प्रेज की जरूरत नहीं होती, इन्वेंशन को, डिस्कवरी को, इनकार की जरूरत नहीं होती, रिवीजन की जरूरत नहीं होती। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा? वेरिफिकेशन। प्रीलिमिनरी हम किसको बोलते हैं? इनिशियल को, इब्तदाई को। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये वर्ड, इब्तदाई, बेसिक्स या इनिशियल को हम क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी। तो हमारा सेंटेंस चलेगा वाज स्टिल प्रीलिमिनरी, अभी इनिशियल स्टेज पर है, एंड रिक्वायर्ड फर्दर वेरिफिकेशन, और अभी उसको मजीद वेरिफिकेशन की जरूरत है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? बीटा। उसके बाद है बेटे आपके पास हिज अपॉलॉजी सीम्ड डैश एट फर्स्ट, पहले। बट आप समझते हैं कि बट का मतलब आपके पास क्या होता है? कंट्रास्ट। और जब आप कंट्रास्ट की बात कर रहे हैं और बाद में मेयरली की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास क्या बनेगा कि कहता है जी रिपीटेड मिस्टेक का मतलब बार बार उसने जो गलतियां की। तो जो बार बार गलतियां होती हैं वो डेफिनेटली क्या होता है? हैबिचुअल काम होता है, जो बार बार होता है। तो ये हमारे पास सेंटेंस कैसे चलेगा? हिज अपॉलॉजी सीम्ड सिंसियर एट फर्स्ट, उसकी जो अपॉलॉजी थी ऐसा लगा कि उसने बड़ी नेक नीति से की है, साफ दिल से की है, बट हिज रिपीटेड मिस्टेक्स प्रूव्ड इट वाज मेयरली हैबिचुअल, लेकिन बाद में पता चला, उसकी बार बार होने वाली गलतियों से पता चला कि वो आदी मुजरिम है, वो उसकी आदत है इस तरह काम करने की। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद है जी द मीटिंग टर्न कायोटिक व्हेन द पार्टिसिपेंट बिगेन ऑफरिंग डैश ओपिनियन। अब यहां पर जिस बच्चे को इस वर्ड का मीनिंग पता होगा ना, वो फौरन पहले इसका क्या करेगा? करेक्ट ऑप्शन कर लेगा। जैसे आपके पास वर्ड है इंपल्सिव। इंपल्सिव का मीनिंग याद रखिएगा, इंपल्सिव का मतलब आपके पास होता है थॉटलेस, एमलेस। जब आप बिना मकसद के, ठीक है, जब आप बिना मकसद के, बिना सोचे समझे के कोई ओपिनियन देते हैं तो देन हम उसे क्या बोलते हैं? इंपल्सिव ओपिनियन। रैशनल आप जानते हैं हम किसको बोलते हैं? लॉजिकल को। ठीक है, तो अगर आपको इन दो वर्ड का मीनिंग आता हो तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? अल्फा। आपका सेंटेंस कैसे चलेगा? जब मीटिंग टर्न कायोटिक। कायोटिक का मतलब आप पहले भी कायोस वर्ड पढ़ चुके, इसका मतलब क्या होगा? डिसऑर्डर, डिसअरेंज, तरतीब में ना रहना, प्रोटोकॉल में ना रहना। तो कहता है व्हेन द पार्टिसिपेंट बिगेन ऑफरिंग डैश ओपिनियन, इंपल्सिव ओपिनियन इंस्टेड ऑफ रैशनल डिस्कशन। जब उन्होंने रैशनल डिस्कशन की बजाय इंपल्सिव ओपिनियन देना शुरू किए तो सारी की सारी मीटिंग का जो प्रोटोकॉल था, जो डेकोरम था, वो सारा का सारा क्या होगा? कायोटिक हो गया, डिसऑर्डर हो गया। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? अल्फा। उसके बाद हमारे पास चलते हैं जी एनर्जी, और एनर्जी के बारे में
हम पहले भी बात करके आए कि एनालॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजिकल रिलेशन। अब देखें कार्निवोर, कार्निवोर हम किसको बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं जो क्या खाता है, गोश्त खाता है। और हर्बीवोर हम किसको बोलते हैं, जो क्या खाता है, प्लांट्स खाता है। ठीक है, तो जो गोश्त खाएगा हम उसको क्या बोलेंगे, कार्निवोर, और जो सब्जियां खाएगा हम उसे क्या बोलेंगे, प्लांट्स खाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोर बोलेंगे। अच्छा, ये ओमनीवोर भी वर्ड आप अच्छे से जानते होंगे, साइंस स्टूडेंट्स तो अच्छे से जानते होंगे। ओमनीवोर फूड नहीं लिखा हुआ होना चाहिए था, ओमनीवोर के लिए लिखा होना चाहिए था मीट में या एनीथिंग लिखा हुआ होना चाहिए था, जो कुछ भी खाता है, सारा कुछ खाता है, हर तरह की खुराक खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोर बोलते हैं। लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। जिस तरह कार्निवोर जो होते हैं वो क्या खाते हैं, मीट, इसी तरह हर्बीवोर क्या खाते हैं, प्लांट्स। उसके बाद रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल इज अ शेप, रेक्टेंगल क्या होती है, एक तरह की शेप है। डीलर इज नॉट एन एम्प्लॉयर, डियर इज नॉट एंटीलोप, एंटीलोप भी एक तरह की डियर ही होती है। टेलीफोन इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉल, बल्कि एजॉल्ट, एजॉल्ट हम किसको बोलते हैं, एजॉल्ट हम बोलते हैं अटैक को। अब मैंने आपको पहले वार्न किया था कि आपका जो टेस्ट 5 होगा उससे आगे फर्दर हमारी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। और डिफिकल्टी इन द सेंस कि आपकी वो कैब थोड़ी सी, मैं थोड़ी सी एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। उसकी रीजन क्या, देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। फर्ज करें जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और एग्जाम की तैयारी में आपकी डिफिकल्टी लाइक 1 to 10 में से आपका डिफिकल्टी लेवल आ रहा है 6 डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे या उसकी प्रेपरेशन करेंगे तो आप कभी भी 6 लेवल की डिफिकल्टी लेवल की प्रेपरेशन नहीं करेंगे। आप किस डिफिकल्टी लेवल की प्रेपरेशन करेंगे, 8 और 9 डिफिकल्टी लेवल की प्रेपरेशन करेंगे। ये जो आगे आप चलेंगे तो थोड़े थोड़े हमारा जो पेपर होगा, हमारे जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट होना शुरू हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि हमने डिफिकल्टी लेवल रेडी करना है 8-9 का। लेकिन आप याद रखिएगा आपका पेपर आसान ही होगा इंशाल्लाह ताला। जब आपने 8-9 डिफिकल्टी लेवल का पेपर सॉल्व किए होंगे, प्रैक्टिस की होगी ना, तो 5-6 लेवल की डिफिकल्टी लेवल को तो आपने हलवा समझ के खा जाना है, गुलाब जामुन समझ के खा जाना है, तो परेशानी नहीं होनी। सिर्फ उन बच्चों के लिए परेशानी होगी जो नहा के नहीं जाएंगे, जो नींद में जाएंगे, जो भूखे जाएंगे, जो प्यासे जाएंगे, जो भंगी जाएंगे, जो चरसी जाएंगे, जो नशई जाएंगे। अदरवाइज बाकी तमाम बच्चे जो होशोवास में साफ सुथरे कलमा पढ़ के, बिस्मिल्लाह पढ़ के साफ सुथरे होशोवास में जाएंगे, खा के पी के नींद पूरी करके जाएंगे, उनके लिए पेपर इंशाल्लाह ताला इंतहाई आसान होगा, उनके लिए पेपर मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा सेनेट को हम क्या बोलते हैं, कांग्रेस भी बोलते हैं। तो इसी तरह हम सिनेमा को क्या बोलते हैं, थिएटर भी बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा। लॉबी को होटल नहीं बोला जाता, जज का चेंबर होता है, जज को चैम्बर नहीं बोला जाता। गवर्नमेंट की काइंड होती है डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी नहीं बोला जाता। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा। सक्सेस और फेलियर एक दूसरे का क्या है, हमारे पास ऑपोजिट है, एंटोनिम है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पेयर में भी क्या चाहिए होगा, ऑपोजिट और एंटोनिम चाहिए होगा। ग्रीफ और सैडनेस तो एक दूसरे का सिनोनिम है, डेट लॉस एक दूसरे का सिनोनिम है। उसके बाद लाइफ बर्थ एक दूसरे का सिनोनिम है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, विर्चू और इवल। विर्चू आप बोलते हैं, आप समझते हैं आप किसको बोलते हैं, नेकी को बोलते हैं, अच्छे काम को बोलते हैं। और इवल हम किसको बोलते हैं, बुराई को, बुरे काम को। ग्लास की करेक्टरिस्टिक होती है कि ग्लास क्या होता है, डेलिकेट। ये हमारे पास कौन सी एनर्जी है, क्वालिटी एनर्जी है, करेक्टरिस्टिक एनर्जी है। ग्लास की करेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो क्या होता है, डेलिकेट होता है। एयर बियरेबल ये एक एनर्जी क्रिएट नहीं होती। स्टोन का ग्रे होना एनर्जी क्रिएट नहीं होती। पीस का इटर्नल होना नहीं होती। इटर्नल का मतलब हमारे पास क्या होता है, इटर्नल का मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा 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 के लिए पीस होना, ये उसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है। हाँ, कोला जो हम पीते हैं, नेक्स्ट कोला, मदनी कोला, मदीना कोला, कराची कोला, लाहौर कोला, पेशावर कोला, बलोचिस्तान कोला। मैं बड़ी कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, जो यहूदियों की कंपनी है उनका नाम मैंने नहीं लेना है। ठीक है, तो कोला हम क्या करेंगे, कोला क्या होता है, बबली होता है, उसमें बबल्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, चार्ली। जिस तरह ग्लास डेलिकेट होता है, इसी तरह कोला भी क्या होता है, बबली होता है। उसके बाद हमारे पास हेयरलूम इनहेरिटेड। देखें, इनहेरिटेड जो चीज भी आपको, जो वैल्यूएबल चीज भी आपको लेजेसी में मिलती है, जो चीज भी आप वैल्यूएबल नाम भी बोलें, तो जो चीज भी आपको लेजेसी में मिलती है ना, इनहेरिट मिलती है, आपको विरासत में मिलती है, आप उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड। इनहेरिटेड बोलते ही उस चीज को है जो किस में मिलती है, विरासत में मिलती है। शिप वुडन में नहीं मिलती हमें, यानी कि हेयरलूम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि उसका इनहेरिट होना जरूरी होता है।
ठीक है। इसी तरह न्यूज़पेपर का पॉपुलर होना ज़रूरी नहीं है, कोपन का वैल्यूएबल होना ज़रूरी नहीं है, शिप का वुडन का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सरमन जो होता है, जो खुतबा जो होता है, जो रिलीजियस खुतबा होता है, उसका रिलीजियस होना ज़रूरी है। रिलीजियस खुतबे को ही सरमन बोला जाता है, ठीक है। तो जिस तरह हेयरलूम का इनहेरिटेड होना ज़रूरी है, इसी तरह सरमन का क्या होना ज़रूरी है, रिलीजियस होना ज़रूरी है। एल्यूमिनियम इज़ अ टाइप ऑफ काइंड ऑफ मेटल, ये काइंड है हमारे पास, काइंड एनर्जी है। इसी तरह मैथमेटिक्स इज नॉट अ टाइप ऑफ नंबर, रेन इज नॉट अ टाइप ऑफ सीजन। सीजन क्या होते हैं, विंटर ऑटम, ये हमारे पास सीजन होते हैं, रेन हमारे पास सीजन नहीं होता। वाटर इज नॉट अ टाइप ऑफ थर्स्ट। लाइमरिक याद रखिएगा, जो 5 लाइन पोइम्स होती है ना, जिसके स्टैंजा को 5 लाइंस में क्या किया गया होता है, डिवाइड किया गया होता है। पहले 5 लाइन का एक स्टैंजा होगा, फिर 5 लाइन का, फिर 5 लाइन का, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइमरिक बोलते हैं। इसी तरह 14 लाइंस की भी एक पोइम होती है हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं, याद रखिएगा। 14 लाइन पोइम को हम क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लाइमरिक इज अ काइंड ऑफ टाइप ऑफ पोएट्री, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, अल्फा। उसके बाद है हेस्टी और पेशेंस। अब हेस्टी आप जानते हैं हम किसको बोलते हैं, जल्दबाजी को बोलते हैं। पेशेंस हम किसको बोलते हैं, सब्र को बोलते हैं। जल्दबाजी और सब्र एक दूसरे का डेफिनेटली हमारे पास क्या बनते हैं बेटे, हमारे पास ऑपोजिट बनते हैं। जब ऑपोजिट बनते हैं तो अनस्किल्ड मैजिक का ऑपोजिट नहीं है, टेरिफाइड लॉजिक का ऑपोजिट नहीं है। गुलिबल का मतलब हमारे पास क्या होता है, देखें जब भी आपने देखना है तो आप सबसे पहले देखिए एनर्जी में आपके पास क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एनर्जी में आपके पास ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको मीनिंग ना पता हो। जैसे अभी फर्ज करें, अब गलिबल का मीनिंग अगर हमें नहीं पता होता तो फिर हमें, हमारे लिए स्टूडेंट के लिए क्या होगा, यार पता नहीं क्या मीनिंग था, ये वाला ऑप्शन होगा या ये वाला ऑप्शन होगा। याद रखिएगा गलिबल का मतलब हमारे पास क्या होता है, नाइव को बोलते हैं, न्यू को बोलते हैं, अनस्किल्ड को बोलते हैं, अनएक्सपीरियंस्ड को बोलते हैं। ये वर्ड हम पहले पढ़कर भी आए हैं वैसे अपनी वो कैप के क्वेश्चन में गालबन। तो जो गलिबल होता है, नाइव होता है, नीव होता है, बिलीव, उसके साथ हमारे पास कोई एनर्जी क्रिएट नहीं होती। हाँ, जो अनक्वालिफाइड होता है ना, उसके पास क्रीडेंशियल्स नहीं होते, मतलब उसके बाद डिग्रीज नहीं होती, उसके बाद डिप्लोमाज नहीं होते। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। जिस तरह हेस्टी और पेशेंस एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसी तरह अनक्वालिफाइड और क्रीडेंशियल्स भी एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। उसके बाद है एपिडेमिक। एपिडेमिक आप जानते हैं, एपिडेमिक आप किसको बोलते हैं, जो चीज वाइड स्प्रेड होती है, फैली हुई होती है। जैसे अभी कुछ अर्सा पहले कोरोना था, उससे पहले डेंगू था, तो ये वाइड स्प्रेड जो है ये एपिडेमिक थी। तो इसी तरह एपिडेमिक का वाइड स्प्रेड होना जरूरी है, करेक्टरिस्टिक है हमारे पास। तो आर्टिस्ट का आइडियलिस्टिक होना जरूरी नहीं है, आइलैंड का लोनसम होना जरूरी नहीं है। आइलैंड तो हम बोलते हैं जब चारों तरफ पानी होगा, दरमियान में खुश्की होगी, तो ये जरूरी नहीं कि वो लोनली हो, वहां पर लोग हो सकते हैं, आबादी हो सकती है। इंटेंशन और चैलेंज, ये तो कोई एनर्जी क्रिएट ही नहीं होती है। इमरजेंसी का अर्जेंट होना जरूरी है। हम इमरजेंसी बोलते किसको हैं, जब कोई चीज अर्जेंटली रिक्वायर्ड हो, तो ऐसी सूरत में हम क्या बोलेंगे, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, चार्ली। उसके बाद है नोट और मेलोडी। मेलोडी हम बोलते हैं धुन को, और नोट बोलते हैं जो उसमें छोटे छोटे वो, जैसे आपने टॉम एंड जेरी वाले कार्टून देखे होंगे ना, तो उसमें वो पियानो बजा रहा होता है, तो वो इस तरह करके वो उसके सामने जो रजिस्टर होता है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, वो बुक लिखे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नोट्स बोलते हैं। तो नोट से मिलकर क्या बनती है, मेलोडी बनती है। मूवी से मिलकर फिल्म नहीं बनती है, मूवी और फिल्म एक ही चीज का नाम है। मील से मिलकर रेस्टोरेंट नहीं बनता है, करियर से मिलकर जॉब नहीं बनती, लेकिन बोन से मिलकर क्या बनता है, स्केलेटन बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे क्या चलेगा, अल्फा। उसके बाद है बेटे हमारे पास कंप्रीहेंशन, और कंप्रीहेंशन के हमारे पास हैं 5 क्वेश्चन। देखें पहला क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मेन डिलीमा। डिलीमा हम किसको बोलते हैं, प्रॉब्लम को, परेशानी को, इशू को, ठीक है। तो जैसे जैसे इनमें वर्ड्स आते जाएंगे वैसे वैसे अपनी वोकैब बढ़ाते जाइएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने सिर्फ वही वोकैब को देखना है, हमने वही वोकैब को समझना है जो कि हमारे इंटोनिम और सिनोनिम में होगी। तो जहां जहां पर भी हमारे पास आएगा, जहां जहां पर भी हमें वोकैब आएगी, वहां वहां से हमने उठानी है। तो कहता है द मेन डिलीमा इन इकोनॉमिक्स इज बिटवीन, किन दो चीजों के दरमियान डिलीमा है। तो हमारे सेंटेंस की लाइन है, हमारा सेंटेंस कहता है जी, हमारा सेंटेंस है जी, कहां पर है, मैंने इसको अंडरलाइन किया था, कहां पर गया जी, कहां पर गया जी। अ फाइनेंशियल क्राइसिस वन रीजन कैन रिपल अक्रॉस कंटिन्यू, नहीं, इकोनॉमिक्स नाउ डिबेट वेदर एफिशिएंसी, हाँ जी। देखिएगा इकोनॉमिस्ट नाउ डिबेट, वो इस बात पर बहस करते हैं वेदर एफिशिएंसी शुड ओवरवेट फेयरनेस। किन दो चीजों के दरमियान बहस चल रही है,
एफिशिएंसी के दरमियान और फेयरनेस के दरमियान। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या चलेगा? ग्रोथ एंड फेयरनेस। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होगा? अल्फा। ठीक है, देखिए आपने पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ को समझना और उसमें से करेक्ट ऑप्शन निकालना होता आपने। द पैसेज इंप्लाइज डैट, देखें आप ये वर्ड बार बार पढ़ेंगे ना पैसेज में, इसके क्वेश्चन में इंप्लाइज, इंप्लाइज का मतलब याद रखिएगा, इंप्लाइज का मतलब होता है सजेस्ट, शो करता है, दिखाता है, बताता है। ठीक है, डेट ग्लोबलाइजेशन हैज मेड इकोनॉमिक्स, के ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमिक्स को क्या बना दिया है? तो कहता है जी ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या बना दिया इसको? तो हमारे पास सेंटेंस है कुछ यूं, कहता है अ फाइनेंशियल क्राइसिस इन वन रीजन कैन रिपल अक्रॉस, कैन रिपल का मतलब है कैन क्रिएट प्रॉब्लम अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स विद इन आवर्स, कि कुछ ही लम्हों में, ग्लोबलाइजेशन क्या कहती है कि कुछ ही लम्हों में एक कॉन्टिनेंट में होने वाले मसले का, प्रॉब्लम का जो आफ्टर मैथ हैं, जो असरात हैं, वो कहाँ पर जा सकते हैं? दूसरे रीजन में जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमिक्स को क्या बना दिया? इंटर डिपेंडेंट बना दिया, यानी कि एक रीजन की जो इकोनॉमिक्स है वो लाजमी तौर पर दूसरे रीजन की इकोनॉमिक्स पर असरअंदाज होगी। जैसे अभी अगर हम करंट वैल्यू, अगर हम करंट सिचुएशन पर देखते हैं तो करंट सिचुएशन में देखें, जंग रशिया और यूक्रेन के दरमियान होती है और पेट्रोल पूरी दुनिया में महंगा हो जाता है। जंग यूक्रेन और रशिया के दरमियान होती है और डॉलर पूरी दुनिया में महंगा हो जाता है। तो ये जो होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट, कि एक रीजन में होने वाली जंग, एक कॉन्टिनेंट में होने वाली जंग का असर दूसरे कॉन्टिनेंट, दूसरे रीजन पर भी होगा। उसको हम क्या बोलेंगे कि वो इंटरडिपेंडेंट है। उसके बाद चलेंगे ऑटोमेशन इज सीन एज बोथ। ऑटोमेशन को क्या समझा जा रहा है जी? ऑटोमेशन को क्या समझा जा रहा है? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देखें, ऑटोमेशन इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी बट डिस्प्लेसेस वर्कर्स। आप यहां पर देखें, वैसे तो डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को उसकी जगह से हटाना। अब डिस्प्लेसेस वर्कर का मतलब क्या है कि वो क्या कर रही है? वो वर्कर्स को कम कर रही है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट लेकर आ रही है। मतलब क्या लेकर आ रही है? चैलेंजेस लेकर आ रही है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्रोडक्टिविटी की सूरत में ये क्या है? ब्लेसिंग, और डिस्प्लेसिंग वर्कर की सूरत में ये क्या है? चैलेंजेस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा? अल्फा। देखें, ये होता है रीड बिटवीन द लाइन। आप एग्जैक्ट वर्ड नहीं तलाश करेंगे पैराग्राफ में, आपने मीनिंग भी देखने हैं, आपने मतलब को भी समझना है। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस सेंटेंस में, जैसे अभी हमने क्या कहा, ऑटोमेशन इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी इज अ सॉर्ट ऑफ क्या है? ब्लेसिंग, एंड बट डिस्प्लेसेस वर्कर्स, डिस्प्लेसेस वर्कर्स का मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? चैलेंज। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा अल्फा। उसके बाद कहता है जी द ऑथर सजेस्ट दैट अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स हेल्प पीपल। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग ने लोगों को हेल्प किया है। और कैसे हेल्प किया है? कहता है जी इकोनॉमिक्स इज नॉट मेयरली, इकोनॉमिक्स लिटरेसी इज नो लॉन्गर ऑप्शनल, इट्स एसेंशियल फॉर इन्फॉर्म सिटीजन। ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए होगा। इकोनॉमिक्स इज नॉट मेयरली अबाउट मनी, इट इज अबाउट ह्यूमन चॉइस, एथिक्स एंड कलेक्टिव विजन। आप देखें यहां पर ये दो लाइनें थी जो इसके लिए था। तो क्या कहता है? उसकी वजह से क्या होगा? मेक वाइजर स्विक डिसीजन। उसने आम लोगों को क्या बनाया? देखिए स्विक याद रखिएगा, स्विक का मतलब होता है लोकल। ठीक है, अब जैसे सेंटेंस अगर हम पढ़ेंगे तो सेंटेंस में क्या कहता है? इट इज एसेंशियल फॉर इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप। इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप का मतलब क्या है? वेल अवेयर सिटीजन, पढ़े लिखे समझदार, यानी कि वो फैसला कर सकें, खुद डिसीजन कर सके। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे यहां पर कौन सा चलेगा? बीटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पैसेज इज दैट इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स। और ये मैंने अभी आपको बताया, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए होगा, किस क्या इन्वॉल्व करती है? इकोनॉमिक्स इज नॉट मेयरली अबाउट मनी, ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। इट इज अबाउट ह्यूमन चॉइसेस, एथिक्स एंड कलेक्टिव विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट अ गुड सोसाइटी, यानी कि ह्यूमन चॉइसेस, एथिक्स और सोसाइटी के बारे में है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पर चलेगा मॉरल एंड
क्या चलेगा हमारा, मॉरल एंड सोशल डायमेंशंस। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, बीटा। तो ये है हमारे पास रीडिंग कंप्रीहेंशन। उसके बाद हमारे पास सिनोनिम्स और इंटोनिम्स, और मैं आपको जल्दी जल्दी से आंसर बता रहा हूँ। ल्यूसिड का मतलब है आपके पास क्लियर। उसके बाद प्रोलिफिक आप पहले भी पढ़ कर आए हैं, अच्छे को बोलते हैं, प्रोडक्टिव को बोलते हैं। उसके बाद आपके पास अपैथी है। जो बच्चे ये टेस्ट पहला देख रहे हैं ना, मैं उनको बता दूं, मैं जल्दी जल्दी से आंसर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने इन सारे क्वेश्चंस के सारे सिनोनिम्स इंटोनिम्स के सिनोनिम्स पहले ही बच्चों को दे चुका हूं मैं। जिनके पास नहीं है वो व्हाट्सएप चैनल पर जाएं, वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश विद सर अजीम। और अच्छा, लिंक जरूरी नहीं होता, आप व्हाट्सएप पर जाएंगे, चैनल ऊपर सर्च भी कर सकते हैं आप इंग्लिश विद सर अजीम का। ठीक है, चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक जरूरी नहीं होता। और जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर पहली दफा देख रहे होंगे, पहला टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, उनके लिए मैं बता देता हूं, उनकी आसानी के लिए मैंने क्या किया है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने इससे पहले वाले जो टेस्ट हो चुके हैं उनके लिंक भी डाल दिए हैं, जहां से वो टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा, मैंने उनकी डिस्कशन के भी लिंक डाल दिए जहां पर वो उनकी डायरेक्टली डिस्कशन भी ले सकते हैं। क्रेडुलस का मतलब आपके पास क्या होता है, गुलिबल होता है। उसके बाद आपके पास क्या है, इंटेग्रिटी, आप समझते हैं किसको हम बोलते हैं, ऑनेस्टी को बोलते हैं। सबलाइम, अपलिफ्टिंग मतलब इनकरेजिंग को बोलते हैं। डेफरेंस मतलब रिस्पेक्ट को बोलेंगे। टेम्पररी मतलब शॉर्ट, टेम्पररी हम किसको बोलेंगे, शॉर्ट टर्म को बोलेंगे। परमानेंट इसका ऑपोजिट होता है। एग्जाम्पलरी हम पहले पढ़ कर आए हैं। इमिटेबल मतलब जिसको हमें इमिटेट करना चाहिए, जिसके नक्शे कदम पर हमने चलना चाहिए। इम्पेचुअस का मतलब हमारे पास क्या होता है, अनकाइंड होता है, वाइल्ड होता है, रैश होता है। उसके बाद लुक्रेटिव, लुक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, लेकिन उसका ऑपोजिट चूंकि हमें ढूंढना है तो उसका ऑपोजिट हमारे पास बेटे क्या होगा, उसका ऑपोजिट हमारे पास क्या चलेगा, अनप्रॉफिटेबल। इसी तरह आपके पास वर्ड है मॉर्बिड, और मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि आपने इनमें से किसी भी वर्ड को छोड़ना नहीं है और अपना रिजल्ट लाजमी बताया करें। बहुत सारे बच्चे अपना रिजल्ट नहीं बता रहे होते, रिजल्ट लाजमी बताया करें। ऐसे मुझे पता चलता रहता है कि आपका रिजल्ट अच्छा बन रहा है या अच्छा नहीं बन रहा, आप कहाँ पर खड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं, मुझे भी तो थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्म करते रहा करें, मुझे भी तो पता चलता रहे। अब आपके पास वर्ड क्या है, मॉर्बिड, और मॉर्बिड का हमें बेटे क्या चाहिए, मॉर्बिड का हमें चाहिए, मॉर्बिड का हमें क्या चाहिए, मॉर्बिड का हमें एंटोनिम चाहिए। तो याद रखिएगा मॉर्बिड का जो सिनोनिम होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है, ग्लूमी। ग्लूमी मतलब सैड, अनहेल्दी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास उसका एंटोनिम हमारे पास क्या बनेगा, हेल्दी बनेगा। अब मैं जल्दी जल्दी बात को खत्म कर रहा हूँ। ये जो मेरा स्टाइलस पेन है इसकी बैटरी डाउन हो रही है, मैं इससे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अब ये लिख नहीं रहा, इसकी बत्ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। बिनाइन हम पहले भी पढ़ कर आए हैं। बिनाइन हमारे पास क्या होता है, बिनाइन हमारे पास, अब ये जो मेरा पेन है ना, ये अब हमारे साथ क्या कर रहा है, धोखा खा रहा है। कभी कभी ये हमारा जो होता है, क्या इसको बोलते हैं, लैपटॉप कभी कभी धोखा कर रहा होता है, और आज लैपटॉप धोखा नहीं कर रहा, तो आज ये हमारा धोखा करना शुरू कर दिया इसने। ये इन्होंने अच्छा काम पकड़ा होगा। देखें, बिनाइन का मतलब हमारे पास क्या होता है, लिख दे भाई लिख दे, थोड़ा सा टाइम और गुजार ले हमारे साथ। बिनाइन का मतलब हमारे पास क्या होता है, माइल्ड। माइल्ड मतलब इसका अपोजिट हमें चाहिए, तो इसका अपोजिट हमारे पास क्या है बेटे, हार्श। उसके बाद हमारे पास है मेलेबल। मेलेबल का मतलब हमारे पास क्या होता है, याद रखिएगा, मेलेबल का मतलब हमारे पास होता है फ्लेक्सिबल, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसमें थोड़ा झुकाव होता है, जिसमें थोड़ा चेंज होता है, जिसको आप शेप कर सकते हैं, जो शेपेबल होता है, जिसको आप थोड़ा ढाल सकते हैं। और इसका ऑपोजिट आपके पास क्या होगा, रिजिड। रिजिड आप जानते हैं कंजर्वेटिव को बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स को बोलते हैं, ट्रेडिशनल को बोलते हैं, चेंज जिसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं होता। कैंडिसेंट आप जानते हैं, कैंडिसेंट शायद हमने वर्ड पहले भी पढ़ा। कैंडिसेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, ब्राइटनेस। ठीक है, ब्राइटनेस को हम बोलते हैं, खिले खिले को हम बोलते हैं, शोई को हम बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, डिम। उसके बाद है इंसोलेंट। इंसोलेंट हम पहले भी पढ़ कर है, इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, रूड, लेकिन उसका ऑपोजिट हमें चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पोलाइट। कोविटस का मतलब हमारे पास क्या होता है, कोविट वैसे वर्ड आपने पढ़ा होगा। कोविटस का मतलब हमारे पास होता है ग्रीडी, लालची को हम बोलते हैं, इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, जेनरस। उसके बाद बैरन हम बोलते हैं किसको, बंजर जमीन को, ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, फर्टाइल मतलब जरखेज। मुंडेन हम जानते हैं किसको बोलते हैं, बोरिंग को, ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, एक्साइटिंग। अब होता क्या है ना, देखें, होता यह कि बच्चा वर्ड पढ़ता है,
اور اس کے میننگ اگر اس کو آتا بھی ہو نا تو وہ 2 ورڈز کے درمیان میں 3 ورڈز کے درمیان میں کنفیوز ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ سینونیم کے کوشچن سولو کر رہے ہیں یا انٹونیم کے کوشچن سولو کر رہے ہیں. ڈوسائل ورڈ بڑا ہی خوبصورت ورڈ ہے اور اس کا مطلب آپ کے پاس کیا ہوتا ہے. ڈوسائل کا میننگ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, اوبیڈینٹ کو ہم بولتے ہیں. جو بات ماننے والا ہوتا ہے نا, اوبیڈینٹ, جو بات کو ماننے والا ہوتا ہے, آپ کا حکم ماننے والا ہوتا ہے, سبمیسیو ہوتا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو اس کا اپوزٹ ہمارے پاس بیٹے کیا ہوگا, ریبیلیس ہوگا. باغی کو ہم بولتے ہیں جو کہ آپ کی بات مانتا نہیں ہے, جو کہ بغاوت کرتا ہے دنیا کے رواج سے, رواجوں سے. تو یہ ہے بیٹے ہمارے پاس وربل ریزننگ موک ٹیسٹ 5. امید ہے آپ کو سیکھنے کے لیے بہت سارا کچھ ملا ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ آپ کی امپروومنٹ ہو رہی ہے. اپنے رزلٹ لازمی بتاتے رہا کریں, دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ان لیکچرز کو, ان ٹیسٹ کو, تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا. میں بھی آپ کے لیے آسانی اسی لیے پیدا کر رہا ہوں, بلیو می, کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بڑی آسانیاں پیدا کرتا ہے. آپ لوگوں کو پڑھانے کی وجہ سے میرے ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میں زندگی میں میرے ایسے ایسے کام اتنی آسانی سے ہو جائیں گے جو آپ کو پڑھانے کی وجہ سے صرف ہو رہے ہیں. تو میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے میرے کاموں کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے. تو ان ساری باتوں کے ساتھ محنت کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں. جب بھی دعا کرنی ہے سر عظیم کو, جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے تو سر عظیم کا نام لے کر سر عظیم کے لیے دعا کرنی ہے. وش یو آل دی بیسٹ. اللہ حافظ.